नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री निवास में 29वां राष्ट्रीय स्तर युवा उत्सव एवं विकसित भारत यंग लीडर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश के विकास में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवाओं से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए नेतृत्व क्षमता, नवाचार और राष्ट्र सेवा की भावना के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान देश भर से आए युवा प्रतिनिधियों ने संवाद में भाग लिया और अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और सोच की सराहना करते हुए कहा कि युवा नेतृत्व ही भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र बनाएगा। माता की यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समस्त प्रतिभागियों से मुलाकात का ये जो आनंददायक हमारे खेल और युवा कल्याण मंत्रालय ने अवसर दिया, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास कैलाश सारंग जी को। इस अवसर पर माननीय डायरेक्टर राकेश गुप्ता जी और आप सब, सच में आज का दिन आपके सबके आने से हमारी इस आवाज की भी शोभा बढ़ी। आपको सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आप भी भाग्यशाली हैं। यद्यपि भारत को आध्यात्मिक पटल पर दुनिया के बीच में उसकी मूल चेतना के साथ भारत को भारत के लिए और भारत के तरीके से जिस शख्स ने दुनिया में परिभाषित कराया, अमेरिका से प्रारंभ करते हुए विश्व धर्म संसद से, वो स्वामी विवेकानंद की स्वरूपधारी आप सब विवेकानंद, मैं आपको बधाई देता हूं, सच में अभिनंदन करता हूं। विवेकानंद का परिवेश, विवेकानंद का वैसे आपकी जानकारी में होगा ही। मूलतः विवेकानंद जी तो बंगाल के रहने वाले थे, लेकिन बंगाल से निकलकर आध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करने के बाद भगवा वस्त्र के साथ भारत भ्रमण करते हुए जब वो राजस्थान पे गए तो खेतड़ी के महाराज ने उनको यही अपनी साफा वाली पगड़ी पहना करके उनको एक तरह से अपने इस भारतीय परिवेश का एहसास कराने का, और कितना जस्ता विवेकानंद जी के सिर पे साफा। ऐसा कभी हमको लगता है कि विवेकानंद जी के जो व्यक्तित्व के साथ साफे ने कितना मैच किया है। लेकिन ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज प्रदेश भर के अलग अलग विभिन्न युवा उत्सवों के माध्यम से निकले हुए हमारे प्रदेश भर के युवा जो यहाँ से निकल करके अब दिल्ली जाने वाले हैं, तो आप सब ने अपने अपने ढंग से अपनी पहचान बनाते हुए अपना एक तरह से इस लंबे मार्ग में अपनी मुकाम को हासिल किया है। मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। आपने कड़ी मेहनत की होगी, हमारे अपने सब प्रकार के मापदंडों के ऊपर से निकलते हुए। पहली बार सीएम हाउस में आए ऐसे कौन कौन है? हाथ खड़े करो। अच्छा, जो पहले आ गए वो हाथ खड़े करो तुम। अच्छा, पहले आ चुके हैं। किस किस कारण से आए, कोई बताएगा? मिलने आए थे, बहुत अच्छे है। ठीक ठीक, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। बैठे बैठे, कोई बात नहीं है ना, बताए बैठे। चलिए, जो आए पहली बार उनको बधाई और जो दूसरी बार उनको ज्यादा बधाई। आप भी सब आते रहेंगे। अभी लंबा चौड़ा भाषण देने का तो मौका नहीं है। आज तो आप सबसे मिलकर के देख करके आनंद आया। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और भारत के अंदर हमारे राज्य में कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहाँ सबसे तेज गति से युवा शक्ति बढ़ रही है, उसमें मध्य प्रदेश भी है। ऐसे में आज हमारे अपने देश के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत जब दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत की तरफ आगे बढ़ रहा है और परमात्मा चाहेगा आपके सबके सामने 25 साल का टारगेट है 2047 तक भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने, ऐसी आकांक्षा और ये जवाबदारी आप सबकी है। आप सबको बधाई देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजदूरों के लिए 100 दिन की रोजगार गारंटी को बढ़ाकर अब विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से 125 दिन कर दिया गया। उन्होंने इसे ग्रामीण रोजगार को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम और आगे बढ़ाने वाला कदम बताया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस नई व्यवस्था के तहत मजदूरों को वर्ष में किसी भी समय मजदूरी प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी, जिससे रोजगार की निरंतरता बनी रहेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि योजना के तहत विशेष रूप से कृषि श्रमिकों के लिए काम की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और मजदूरों को अतिरिक्त आय के अवसर प्राप्त होंगे। भारत सरकार द्वारा जी राम जी जो वर्तमान में हमारे सबके लिए ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए ज़्यादा अनुकूलता के साथ, ज़्यादा धनराशि के साथ सभी प्रकार के चीज़ों को जोड़ कर के ये जो नया बिल आया है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के लिए एक सौभाग्य रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा भौगोलिक एरिया में से दूसरे नंबर का राज्य हमारा है। और ऐसे में जब हमारे अपने ग्रामीण क्षेत्र के सभी प्रकार के विकासपरक कामों के लिए, रोजगार आधारित कामों के लिए जी राम जी के आधार पर बड़ी धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश को दी गई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, माननीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी का आभार भी मानता हूं कि ये सच में समयपूर्ण है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में हमारे माननीय अध्यक्ष हेमंत जी ने अपनी बात रखी। माननीय हमारे पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी यहाँ मौजूद है, खेल मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना जी, श्रीमान लखन पटेल जी, हमारे बीच में जयपाल चावड़ा जी, यहाँ का आशीष जी, और हम सब मिलकर के आज के इस अवसर पर खास करके केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर राज्य सरकार को 6 महीने के भीतर विधेयक के संगत एक स्कीम अधिसूचित करने के संबंध में जो अपेक्षा की है, हम उस पर काम भी करेंगे और उसको क्रियान्वित भी करेंगे। जिस प्रकार का मुझे बताया गया है कि मनरेगा के माध्यम से 100 दिवस के रोजगार की गारंटी थी और इसको बढ़ाकर 125 दिवस किया गया है, तो ये निश्चित रूप से उससे आगे बढ़ के करने वाला कदम है। इसी प्रकार से अधोसंरचना के लिए भी, जिस प्रकार से स्थायी कामों के लिए इसमें आजीविका सृजित होगी, कौशल और उद्यमिता में काम होगा। अब हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कौशल की बात कर रहे हैं, उद्यमिता की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी बड़ी संभावना है। मनरेगा में वर्ष में कभी भी मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं और खास करके व्यस्तम समय से लेकर विशेष रूप से बुआई और कटाई के समय में भी कृषि श्रमिकों को काम की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अधिनियम में राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 60 दिन का अधिसूचित करने का प्रावधान है। बुआई कटाई की व्यस्तम और समित अवधि को भी इसमें सम्मिलित किया है। और जिस प्रकार से अधिनियम में जो भविष्य की संभावना है, अर्थात प्राकृतिक आपदा, असाधारण परिस्थितियों के दौरान विशेष शिथिलीकरण, ऐसे कई विनिश्चय करते हुए इसमें गुंजाइश दी गई है, जो हमारे लिए पहले चुनौती रहती थी। और राज्य और केंद्र के मध्य भी राशि की साझेदारी भी इसमें बनाने के लिए बहुत अच्छे से, लगभग ये जो राज्यों के लिए 60-40 का रेशो इसमें रखा है। इसके आधार पर हमारे लिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, चूँकि हमारे यहाँ ट्राइबल का बेल्ट भी है और कई आकांक्षी जिलों के अंदर भी काम होता है, ऐसे में जब हमने तो अपना इसका दायरा बढ़ा करके गौशाला तक जोड़ा है, कहीं तालाब निर्माण से लगा करके गाँवों के अंदर के भी जन कल्याणकारी कामों के लिए विस्तृत दायरा लिया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस अधिनियम का सच में रोजगार का, इसमें कानूनी अधिकार के लिए एक तरह से मौका दिया है। 125 दिन तो उनको दिए ही हैं। अब इस बात को तो किसी से कोई छिपा नहीं सकते कि पहले के दिन 100 दिन थे, अब 125 दिन हुए। अब इसमें और आगे जाकर देखें तो वंचितों, विशेषकर महिलाओं को, SC ST को, भूमिहीन परिवारों को विशेष प्रावधान के अंतर्गत इसमें लाभ देने की प्लानिंग की गई है। और इसमें अकुशल मजदूरी के लिए दर निर्धारण की भी अच्छी पद्धति लगाई है, जिसमें कहा गया कि अकुशल शारीरिक कार्यों की मजदूरी दरें केंद्र सरकार तय करेगी
और जब तक अलग से नई मजदूरी दरें घोषित नहीं होगी तब तक महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत तय मजदूरी से दरें देंगे। अब ये इसके कई अंदर की चुनौतियों के आधार पे भी जो कठिनाई होती है, और हम सब जानते कि पहले नरेगा था, नरेगा से मनरेगा बना और मनरेगा से जीराम जी बना, तो सुधार और संशोधन तो प्रक्रिया का हिस्सा है। ये अलग बात है कि ठीक है विपक्ष का काम कुछ बोलना तो बोले, लेकिन सरकार का काम समयोचित निर्णय लेते जाए और खास करके रोजगार न मिलने की स्थिति में भी ग्रामीण परिवारों को मांग प्रस्तुत करने के आधार पर निर्धारित समय सीमा में काम देने की बात भी करी है। दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत के बाद मामला गंभीर होता जा रहा है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता उमन सिंगार इंदौर के आजाद नगर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावित इलाके से पानी के सैंपल एकत्रित किए। इस दौरान उन्होंने जल आपूर्ति व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। घटना के बाद इलाके में लोगों में आक्रोश और चिंता का माहौल बना हुआ है। भोपाल के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों के विरोध में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। इस मार्च के माध्यम से संगठन ने पीड़ित परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए। महिला कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि दूषित पानी की आपूर्ति के जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और प्रभावित क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की तत्काल व्यवस्था की जाए। कैंडल मार्च के दौरान महिला कांग्रेस ने कहा कि स्वच्छ पानी हर नागरिक का मूल अधिकार है और इस तरह की घटनाएं प्रशासनिक विफलता को उजागर करती हैं। संगठन ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। डिडौरी से लापरवाही की एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जो सीधे तौर पर सिस्टम की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। भागीरथपुरा जैसी ही हालत अब डिडौरी में पेयजल सप्लाई लाइन के वॉल चैम्बर की देखने को मिली है, जहां सुरक्षा और स्वच्छता के सारे दांव खुले गड्ढे में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। वॉल चैम्बर की हालत से ये वहां गंदा पानी भरा हुआ है, चैम्बर खुला पड़ा है और आसपास से गुजरने वाले लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। इस बदहाली का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। नर्सिंग कॉलेज भर्ती को लेकर चल रहा विवाद अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। बता दें कि फैकल्टी पदों पर हुई भर्ती को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामला उस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है जिससे महिलाओं को 2% आरक्षण दिया गया। याचिकाकर्ता का दावा है कि फैकल्टी जैसे सेक्शन पदों पर पूरी तरह से लैंगिक आधार पर आरक्षण देना संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। इससे न सिर्फ योग्य अभ्यर्थियों के अधिकार प्रभावित हुए हैं, बल्कि भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो गए। वहीं सरकार की ओर से दलील दी गई है कि नर्सिंग पेशे में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह फैसला नीति के तहत लिया गया। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हुए मामले को गंभीर बताते हुए अगली सुनवाई की तारीख तय की है। नगरपालिका दफ्तर की बदहाल तस्वीरें सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। जहां जनता काम करवाने पहुंची, वहां बत्ती गुल मिली है। पूरा नगरपालिका कार्यालय अंधेरे में डूबता हुआ नजर आया और कर्मचारी टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में काम करते हुए नजर आए हैं। काम से आए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा, लेकिन बिजली ना होने की वजह से बता दें कि आगे ही नहीं बढ़ सका। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि नगरपालिका सीएमओ का चैम्बर भी बंद मिला। ना तो कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद था और ना ही समस्या का कोई तत्काल समाधान। बिजली कटौती और अव्यवस्था के चलते जनता का काम अटक गया है और लोग मायूस होकर लौटने को मजबूर हो गए।
मध्य प्रदेश में पीने के पानी की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए पीएचई विभाग ने सभी हैंडपंपों की व्यापक जांच की तैयारी की है। विभाग ने नई एसओपी जारी की है, जिसके तहत 20 जनवरी तक राज्य के हर हैंडपंप की स्थिति और पानी की शुद्धता की जांच पूरी करनी होगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी क्षेत्र से दूषित पेयजल की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करना है। इंदौर से स्वास्थ्य व्यवस्था को हाईटेक बनाने वाली बड़ी खबर सामने आई। अब मरीजों की फाइलें कागजों में नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी। स्वास्थ्य विभाग ने शहर में डिजिटल सर्वे पूरा कर लिया है, जिसके बाद अब एक क्लिक पर मरीजों की पूरी जानकारी अधिकारियों और डॉक्टरों के सामने होगी। इस डिजिटल सर्वे में मरीज की उम्र, बीमारी का इतिहास, इलाज की स्थिति, सरकारी योजनाओं का लाभ और फॉलोअप तक का पूरा डेटा दर्ज किया गया है। इसका मकसद साफ है कि बीमारियों की जल्द पहचान, इलाज में पारदर्शिता और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को और भी प्रभावी बनाना। खबर जबलपुर से है, जहां शहर के विश्वकर्मा टेंडर्स में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हालात को काबू में करने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों को तुरंत खाली करवाया गया ताकि किसी तरह की जनहानि ना हो। धुएं के घने गुबार के चलते दूर दूर तक आग की लपेटें देखने को मिली हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भोर में आयोजित भस्म आरती में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें मंदिर परिसर के बाहर देखने को मिली हैं। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के दर्शन कर भस्म आरती में सहभागिता की और सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर पूरी तरह से भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए थे। मध्य प्रदेश में ठंड ने एक बार फिर से जोरदार वापसी कर ली है। प्रदेश में ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है, जहां कई जिलों में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़क गया है। उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के चलते रातें बेहद ही सर्द हो गई हैं, तो वहीं सुबह शाम घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। शीतलहर के असर से स्कूल जाने वाले बच्चे, सुबह निकलने वाले कर्मचारी और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। शहर में घना कोहरा छाए रहने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सुबह के समय दृश्यता कम होने के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग सड़कों, चौराहे और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं ठंड और कोहरे के चलते सामान्य गतिविधियां भी प्रभावित दिखाई दे रही हैं। और ग्वालियर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ बढ़ती ठंड अब लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है। सड़कों पर दृश्यता बेहद ही कम हो गई है और लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और बता दें कि वाहनों की रफ्तार थम सी और धीमी होती हुई नजर आ रही है। ठंड से भरी सुबह ने शहर में जनजीवन को प्रभावित कर दिया। लोग सुबह 7 बजे से ही आग के चारों ओर इकट्ठा होकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड के कारण स्कूल, दफ्तर और सामान्य गतिविधियों में भी परेशानी देखने को मिल रही है। लोगों ने सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाकर ठंड से राहत पाने का प्रयास किया। वहीं प्रशासन ने भी स्थिति पर नजर रखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित की है। और जबलपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ शहर में ठंड का असर बेहद देखने को मिल रहा है। ठंड से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ठंड से स्कूल और दफ्तर
दफ्तर प्रभावित हुए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर बता दें कि अलाव जलाए जा रहे हैं ताकि लोग ठंड से थोड़ी राहत पाते हुए नजर आए। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि सड़कों पर लोगों की संख्या बेहद ही कम नजर आ रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने भी तमाम व्यवस्थाएं की हैं लोगों के लिए। और ठंड से स्कूल और दफ्तर प्रभावित हुए हैं, जहां समय सारणी में भी काफी बदलाव किया गया है। स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है। और इसके साथ ही जबलपुर में ठंड का कहर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, बरपता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सड़कों पर दृश्यता बेहद कम हो गई है और सड़कों पर कोहरे की चादर काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, जिससे वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। सार्वजनिक स्थानों पर बता दें कि अलाव जलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ा ठंड से राहत मिलती हुई नजर आए। ठंड से स्कूल और दफ्तर प्रभावित हुए हैं और स्कूलों में बता दें कि छुट्टी घोषित की गई है ताकि बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। इसके साथ ही बता दें कि रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, जहां जरूरतमंदों को हर सुविधा पहुंचाई जा रही है ताकि ठंड के समय कोई भी जरूरतमंद को किसी भी व्यवस्था असुविधा ना हो। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RN TV नेशनल।